हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बना चुके हैं, वीडियो आपको दे चुके हैं बना करके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। तो पार्ट 5 को आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग को टाइम बहुत कम रह चुका है, इसलिए हम लोग का अथक प्रयास रहेगा कि थोड़ा सा तीव्र गति से अपने वेग को क्या करना है, बढ़ाना है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे ठीक है। तो आज हम लोग का पार्ट 5 में पेनिसिलिन पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग को पढ़ना है प्रतिजैविक। आज हम लोग का जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? प्रतिजैविक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिजैविक को बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यानी कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि एंटीबायोटिक क्या है, तो देखिए जो ये दिखाई दे रहा है, ये नोट्स इसलिए हम आप लोग को दे रहे हैं कि समय का बहुत क्या है, अभाव है। बच्चे लोग का कहना है कि सर कुछ ऐसा चीज़ दीजिए कि जो हम आपके वीडियो को देख कर करके और हम लोग शेयर कर सकें। तो यही कारण है कि हम वीडियो को इस रूप में बना रहे हैं कि बच्चा देखे और देख कर करके उसको अपना नोट्स एक सुंदर सा बना सके। तो ठीक है, तो आज हम लोग को जानना है कि प्रतिजैविक क्या है। तो प्रतिजैविक को हम लोग इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। तो देखिए प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, यानी कोई आपसे बोले प्रतिजैविक क्या है, तो प्रतिजैविक ऐसे ड्रग्स है। ड्रग्स मीन्स क्या होता है? मेडिसिन। मेडिसिन मतलब क्या होता है? औषधि। तो प्रतिजैविक क्या है? एक औषधि है। तो प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को या सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब कोई आपसे क्वेश्चन करे कि प्रतिजैविक क्या है, तो प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों, जैसे सूक्ष्म जीव में क्या, जीवाणु, कवक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और इससे सूक्ष्म जीवों को विनष्ट करने में लाया जाता है। मतलब जो प्रतिजैविक होते हैं, एक ड्रग्स होते हैं, औषधि होते हैं, जिनका उपयोग कर करके जीवाणु को उत्पन्न किया जाता है। किसका उत्पन्न किया जाता है? जीवाणु को उत्पन्न किया जाता है। और कौन सा जीवाणु? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। और वे जीवाणु, कवक ऐसे खतरनाक चीज को नष्ट करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो एक बार पुनः हम रिपीट कर दे रहे हैं कि आपका प्रतिजैविक क्या है। तो प्रतिजैविक एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब जीवाणु के द्वारा या कवक के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और वो उत्पन्न किए जाते हैं तो उत्पन्न करके क्या करते हैं, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जीवाणु हैं उनको मारने का काम करता है। कौन? प्रतिजैविक। ठीक है, किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे बाबू, ये एक क्या है? एक पेनिसिलिन है। ये क्या है? कि पेनिसिलिन है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं पेनिसिलिन के बारे में। ठीक है, पेनिसिलिन के बारे में सबसे पहले नंबर क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट अवश्य करिएगा कि सर हमको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को प्रयास करेंगे कि दूर हो। तो देखिए सन 1920 ईस्वी में, किस ईस्वी में? सन 1920 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1920 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किया था। तो आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया कि क्या बोलते हैं, सर्वप्रथम किस पेनिसिलिन का खोज हुआ था? तो एंटीबायोटिक का।
आपका पहला क्वेश्चन क्या बना कि सर्वप्रथम किस पेनिसिलिन का खोज हुआ, तो एंटीबायोटिक का खोज हुआ। अब ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि एंटीबायोटिक क्या है, तो एक पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक क्या है, कि पेनिसिलिन है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज सर्वप्रथम कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1920 ईस्वी में। आपका ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्रम हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पेनिसिलिन का संश्लेषण फजाइम एक औषधि है। पेनिसिलिन का पेनिसिलिन का संश्लेषण फजाइम पेनिसिलिन नोटाटियम से हुई है। यानी बाबू कोई आपसे बोले कि पेनिसिलिन का संश्लेषण किससे हुआ है, तो फजाइम से। फजाइम किससे हुआ बाबू, फजाइम से हुआ है। चलिए थोड़ा सा पेनिसिलिन के बारे में हम लोग और जानते हैं, विस्तृत जानते हैं। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन की यदि हम बात करें कि पेनिसिलिन क्या है, तो देखिए पेनिसिलिन ये संकरावर्णक, पेनिसिलिन क्या है, ये संकरावर्णक होते हैं। इसका उपयोग गले का घाव, मतलब कि जो गला में घाव है, पेनिसिलिन का प्रयोग कहाँ होता है, तो मान लीजिए कि क्या गला है और गला के अंदर क्या हुआ है, घाव हो गया, गला का घाव या सूजन, यानी गला में क्या हो गया, सूजन हो गया है, या संदिग्ध कोई तरह का क्या है, ज्वर है, छोटे संक्रमण इत्यादि में किया जाता है। मतलब कि पेनिसिलिन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पेनिसिलिन का उपयोग मतलब तमाम तरह का घाव होता है, उस घाव को ठीक करने में, या सूजन है, सूजन को ठीक करने में, जिसको सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनेरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोनेरिया। या संदिग्ध ज्वर, संदिग्ध क्या है, ज्वर है, या छोटे मोटे जो संक्रमण जैसे होते हैं रोग, उनमें क्या किया जाता है, पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने इतना जाना कि पेनिसिलिन का प्रयोग कहाँ होता है, तो पेनिसिलिन का उपयोग चोट लगे हुए या घाव है या तमाम तरह का सूजन है या कोई संक्रमण जैसे रोग हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग का नाम आ गया, अब एक नया नाम आ गया। वह नाम क्या आ गया, हमारा नाम आ गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। हमारा नाम क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग प्रतिजैविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। तो देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये वे प्रतिजैविक होते हैं जो विभिन्न रोगों में प्रभावी हैं। मतलब कि ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तमाम तरह का रोगों के इलाज के लिए, मतलब रोगों को दूर करने के लिए हम इस दवा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करा टेट्रासाइक्लिन या क्लोरोमाइसिटिन विभिन्न रोगों में प्रभावी होते हैं। मतलब कि जो ये दवा है, जो आपको एंटीबायोटिक दवा है, तमाम तरह के रोगों को दूर करने के लिए, तमाम तरह के रोगों को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एंटीबायोटिक के दवा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, करे इसलिए इसका प्रयोग टाइफाइड, तीव्र बुखार, पेचिश, काली खांसी, निमोनिया, नेत्र संक्रमण, कुछ मूत्र संक्रमण में किया जाता है। यानी कोई आपसे बोले, क्वेश्चन करे कि प्रतिजैविक जो है उसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रतिजैविक का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, तो विभिन्न रोगों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, विभिन्न रोगों में किया जाता है। जैसे वो रोग कौन सा हो सकता है, टाइफाइड, यानी जो टाइफाइड होगा उसमें हम लोग पेनिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। तीव्र ज्वर है, मतलब तीव्र बुखार, तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज बुखार है, तेज बुखार में एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। पेचिश
रोग होता है तो पेचिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। काली खांसी मतलब कि खांसी तमाम तरह का है, उस खांसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। या आपको निमोनिया छोटे बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब कि तमाम तरह का रोग होता है, जैसे शांति क्या बोलते हैं, नेत्र संक्रमण की बात करेंगे, नेत्र संक्रमण की बात करेंगे तो नेत्र संक्रमण में भी क्या किया जाता है, नेत्र संक्रमण में भी एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। और वही नहीं, कुछ ऐसे भी तमाम तरह का रोग है जिसको हम जिसके इलाज के लिए, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब करा कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक यानी कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि कीटाणुनाशक क्या है, कीटाणुनाशक क्या है, तो कीटाणुनाशक को जर्मीसाइड्स बोलते हैं। जर्मीसाइड्स यानी कीटाणुनाशक क्या है, तो कीटाणुनाशक ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। देखिए कीटाणुनाशक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। कीटाणुनाशक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग कीटाणु, कवक, विषाणु को मारने में किया जाता है। यानी कीटाणुनाशक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कीटाणु, कवक, विषाणु को मारने में किया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई बोले कि कीटाणुनाशक एक दो का एग्जाम्पल दे दीजिए तो समान एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका फिनोल हो जाएगा, आपको क्रिसोल हो जाएगा, या आपका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, या DDT हो जाएगा। ये ऐसे कीटाणुनाशक हैं जो विषाणु को, जीवाणु को मारने में काम आते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, सूक्ष्म जीव की बात यदि हम लोग बात करते हैं, किसका बात करते हैं, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। यानी ये जो 5 हैं ये सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये केवल और केवल लैक्टो के एक नामक मशीन है, हम उसी के जरिए क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग और इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बस इतना जरूर जान लीजिएगा कि कीटाणुनाशक क्या है। तो कीटाणुनाशक एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग कीटाणु, कवक, विषाणु को मारने में किया जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे फिनोल का, क्रिसोल का, या फॉर्मल्डिहाइड का, DDT का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बाबू हम लोग बढ़ते हैं एलर्जी रोधी, यानी अब हम लोग का नाम क्या आया है, एलर्जी रोधी आया है नाम। यानी अब हम लोग का कौन सा नाम आ गया, एलर्जी रोधी, जिससे इसको हम लोग बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। यानी एलर्जी रोधी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीहिस्टामिन बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, एंटीहिस्टामिन बोलते हैं। तो कोई बोला कि एलर्जी रोधी क्या है, तो देखिए एलर्जी रोधी एक क्या है, एक औषधि है। मैंने आपको बहुत पहले पार्ट 1 में ही बतलाया था कि यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे हम एक रासायनिक पदार्थ पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग का ये धर्म कर्तव्य बनता है कि जब ये इस चैप्टर से कोई ऐसे मेडिसिन आए तो उनको एकदम बिना सोचे समझे ये बोल देना है ये एक रासायनिक पदार्थ है, ये एक रासायनिक पदार्थ है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। वे औषधियाँ जिनका उपयोग, मतलब कि एलर्जी रोधी क्या है, एक औषधियाँ हैं। एलर्जी रोधी वे औषधियाँ जिनका उपयोग एलर्जी के विरुद्ध में किया जाता है। मतलब कि एंटीहिस्टामिन क्या है बाबू, तो एंटीहिस्टामिन कह रहा कि वे औषधि जिनका उपयोग एलर्जी के विरुद्ध में किया जाता है एलर्जी रोधी कहलाता है, मतलब कि एंटीहिस्टामिन कहलाता है। तो कोई बोले, एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि एंटीहिस्टामिन क्या है, तो एंटीहिस्टामिन वे औषधि है जिनका उपयोग एलर्जी के विरुद्ध में किया जाता है, एलर्जी रोधी कहलाता है। इनका नाम इसलिए एलर्जी रोधी एंटी हिस्टामिन रखा गया क्योंकि ये हिस्टामिन के उत्पादन को रोकते हैं। मतलब कुछ ऐसे अंदर खराश आता है कि उसको रोकने का काम कौन करते हैं, एलर्जी। आपने देखा होगा कभी कभी कि जगह के बदलने की वजह से भी एलर्जी उत्पन्न होता है। तो हमारे संपर्क में कई ऐसे टीचर हैं जो अपने जगह को बदलते हैं तो उनका
कुछ ना कुछ एलर्जी उत्पन्न हो जाता है। अभी हमारे संपर्क में एक तो फिजिक्स वाले टीचर हैं, वो बतला रहे थे कि सर यदि हम अपने गांव से कहीं बाहर जाते हैं तो एलर्जी उत्पन्न हो जाता है। यानी एलर्जी में क्या, छींक आना, खांसी आना, मतलब गले का खराश आना, तो ये सब एक तमाम तरह का एलर्जी है। कहते हैं कि जब हम अपने गांव से आते हैं शहर में तो एलर्जी ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और पुनः हम बिना दवा खाए अपने गांव जाते हैं तो एलर्जी अपने आप क्या होती है, ठीक हो जाती है। तो हमारे कहने का मतलब ये एलर्जी ये तमाम तरह का कोई खास रोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक तरह से क्या है, देखा जाए तो दिक्कत परेशानी करने वाला एक रोग है। तो कहेंगे कि एलर्जी रोधी यानी एंटी हिस्टामिन क्या है, वे औषधि हैं जिनका उपयोग एलर्जी के विरुद्ध में किया जाता है। मतलब कि जिसको खांसी हो गया, जुकाम हो गया, अपने जगह को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसका हम लोग क्या करते हैं, दवा का प्रयोग कर करके ठीक कर देते हैं। क्योंकि हम लोग घर क दिन जाएंगे कि हमारा एलर्जी अपने आप ठीक हो। तो भाई हमको जहाँ भी रहना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कोई जिस काम में है उसको आगे करना है, तो घर ही रहेगा तो अपने बिजनेस को तो नहीं बढ़ा पाएगा। तो वो जहाँ पर है वहीं पर ठीक होना चाहेगा। तो ठीक होगा कब, जब एलर्जी रोधी मतलब कि एंटी हिस्टामिन का गोली खाएगा तब। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और भी जान लेते हैं। इस प्रकार एंटी हिस्टामिन का उपयोग, जैसे एलर्जी बुखार, तो यानी एलर्जी बुखार का मतलब कि जब अपना कोई स्थान चेंज करता है तो ऑटोमेटिक बुखार हो जाता है। दृष्टि दोष मतलब ये भी एक एलर्जी है। फिर नाक का बहना, मैंने आपको नाक का बहना, गर्भावस्था में भी जी मचलाना तथा ऑपरेशन पश्चात उल्टियाँ होना, ये सब क्या है, एक एलर्जी है। ये क्या सब बाबू, एलर्जी है। तो कह रहे एलर्जी में ली जाने वाली एंटी हिस्टामिन औषधियाँ हैं। तो भाई क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है सेट्रीजिन एक क्या है, एक एलर्जी रोधी यानी एंटी हिस्टामिन एक दवा है जिसका हम लोग प्रयोग कर करके हम क्या कर सकते हैं, या डिस्फेनी हाइड्रोमिन, ये दो एक ऐसे दवा हैं जिनका उपयोग कर करके, ये दोनों क्या है, ये जो दोनों दिखाई दे रहा है एंटी हिस्टामिन है। इनका हम प्रयोग कर करके क्या कर सकते हैं, एलर्जी बुखार को दूर कर सकते हैं, दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, जो नाक का बह रहा है उसको ठीक कर सकते हैं, गर्भावस्था में जी मचला रहा है उसको ठीक कर सकते हैं, या ऑपरेशन के पश्चात उल्टियाँ होती है। अक्सर देखिएगा ऑपरेशन होता है तो क्या उल्टियाँ हो जाती है, खांसी आ जाता है, तो उसको ठीक करने में किसका प्रयोग करते हैं, एलर्जी रोधी यानी एंटी हिस्टामिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जाना कि एलर्जी रोधी क्या है। एलर्जी रोधी एक रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, नाक का बहना गर्भावस्था में, या एलर्जी बुखार में, दृष्टि दोष में, या गर्भावस्था में जी मचलाना, या ऑपरेशन पश्चात उल्टियाँ हो जाना, उनको सबको ठीक करने के लिए एंटी हिस्टामिन यानी एलर्जी रोधी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नाम आ गया एंटी मलेरियल। हम लोग का जो नाम आया है वो का नाम आ गया एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल क्या है, तो ये आपको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और नाम से ही स्पष्ट हो गया कि एंटी मलेरियल क्या है, यानी मलेरिया का इसमें नाम आ गया। एंटी मलेरियल क्या है, तो देखिए एंटी मलेरियल एक औषधि है। एंटी मलेरियल क्या एक औषधि है। कोई बोलेगा कि एंटी मलेरियल क्या है, तो एंटी मलेरियल एक औषधि है जिनका उपयोग मलेरिया ज्वर में किया जाता है, मलेरिया ज्वर में किया जाता है। तो इसको हम लोग पुनः क्या करते हैं, विस्तृत जान लेते हैं कि आपको क्या है। तो एंटी मलेरियल वे रासायनिक औषधि है जिनका उपयोग मलेरिया ज्वर में शरीर का ताप कम करने में किया जाता है। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि एंटी मलेरियल क्या है भाई, तो एंटी मलेरियल वे औषधियाँ हैं जिनका उपयोग मलेरिया ज्वर में शरीर का ताप को कम करने में किया जाता है। तो आपने समझा होगा शायद कि एंटी मलेरियल क्या है। तो जैसे आपने देखा होगा कि मच्छर को काटने से क्या होता है, मलेरिया उत्पन्न होता है। मच्छर को काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो उस मलेरिया को दूर करने के लिए हम तो कोई ना कोई मेडिसिन करेंगे, कोई ना कोई मेडिसिन का प्रयोग करेंगे और ड्रग्स का प्रयोग करेंगे। तो ड्रग्स मतलब मेडिसिन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कोई लोग बोलते हैं ड्रग्स करता है। तो भैया ड्रग्स का नाम लेते हैं दिमाग में बन जाता है कि अरे ये तो अफीम चर्च की बात हो रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारे रासायनिक पदार्थ में
औषधि को हम लोग ड्रग्स कहते हैं, उसको इंग्लिश में ड्रग्स बोलते हैं, और ड्रग्स को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। तो आप लोग के दिमाग में ये ना बने कि ड्रग्स का नाम लेते अफीन, चर्स, हीरोइंस, क्या नाम रहा, नहीं, एक ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि हीरोइन, चर्स, अफीन भी हमारा क्या है, ड्रग्स है। लेकिन जो ये सब एंटी हिस्टामिन या मलेरियल तमाम तरह का जो दवा है, ये सब क्या है, वो भी ड्रग्स ही है। तो उसमें बांटा गया है कि ड्रग्स को किस किस भागों में बांटे हैं, जो पार्ट 1, 2, 3, 4 आप देखेंगे तो समझोगे। ये पार्ट 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार और पुनः हम रिपीट कर रहे हैं। तो आपसे अधिक क्वेश्चन कोई करे कि एंटी मलेरियल क्या है, तो एंटी मलेरियल वे औषधि हैं जिनका उपयोग मलेरिया ज्वर में शरीर का ताप को कम करने के लिए किया जाता है, उसे एंटी मलेरियल कहते हैं। अब उसका एक आध दवा का नाम बतला दीजिए भाई कि जो एंटी मलेरियल हो, मतलब कि जैसे मच्छर काट दिया तो मलेरिया हो गया, तो उसको दूर करने के लिए कौन सा दवा का प्रयोग करेंगे, तो प्राइमाक्विन यानी एक दवा है, प्राइमाक्विन एक दवा है। कौन सा दवा है, एंटी मलेरियल दवा है, जो मच्छर के काटने से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको उस ताप को क्या करता है, कम करता है, उसे एंटी मलेरियल कहते हैं। तो एक बार और पुनः रिपीट कर देते हैं, एंटी मलेरियल क्या है, तो एंटी मलेरियल वे रासायनिक औषधि है, एंटी मलेरियल वे रासायनिक औषधि है जिनका उपयोग मलेरिया के ज्वर को ताप को कम करने के लिए एंटी मलेरियल का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो शायद क्या, हमें जहाँ तक लग रहा था कि पूर्ण रूप से आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दें और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करें। प्लस में साथ में कुछ वीडियो हैं जिनको अपने स्टेटस में भी लगाएं और बोलिए कि इस चैनल को भी आप लोग भी देखिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नया एक टॉपिक इसमें आ गया, ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीपायरेटिक बोलते हैं। ये जो कोई बोलेगा कि ज्वरनाशी क्या है, तो एंटीपायरेटिक। तो देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये सब ड्रग्स है, मेडिसिन है, मतलब रासायनिक औषधि हैं। तो ज्वरनाशी वैसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग उच्च ज्वर में शरीर का ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वरनाशी कहलाता है। तो एक बार और बोल रहे हैं बाबू, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग के शरीर में कमजोरी होती है या कुछ ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं या कुछ ऐसे ज़्यादा मेहनती काम कर देते हैं जो अपने क्षमता से ज़्यादा हो जाती है, तो शरीर का ताप यानी किसी भी कमजोरी के वजह से या किसी भी प्रॉब्लम के वजह से शरीर का ताप बढ़ जाता है। जब शरीर का ताप बढ़ जाता है, शरीर का जब ताप बढ़ जाता है तो शरीर के ताप को कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ज्वरनाशी यानी एंटीपायरेटिक दवा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अब लोग कोई बोलेगा कि ज्वरनाशी क्या है, मान लीजिए कि ताप तो बढ़ गया शरीर का, तो शरीर का ताप बढ़ गया तो कौन सा दवा भाई करेंगे, क्योंकि ज्वरनाशी में तो तमाम तरह का दवा आएंगे ना, तमाम तरह का मेडिसिन आएंगे। तो पहला का एस्पिरिन का नाम सुने होंगे सब लोग, घरेलू एक दवा है, सब लोग के पास होता है कि जो आपको एस्पिरिन है ये क्या है, ज्वरनाशी यानी बुखार को क्या करता है, कम करता है। तो आपने पैरासीटामोल का भी नाम सुना होगा कि ये ज्वर को क्या करता है, कम करता है। अक्सर मैंने देखा हो घरों में भी आपने देखा होगा कि किसी को बुखार लग गया तो लोग बोल देते, फ़ोन कर देते कि भाई आप पैरासीटामोल 2 गोली लेते आइएगा तो, या एस्पिरिन का गोली लेते आइएगा तो जब क्या कहता है कि जब बुखार बढ़ जाता है तो दिया जाता है, तो देने के बाद क्या होता है कि बुखार खत्म हो जाता है, यानी जो उच्च ज्वर है वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग से कोई यदि क्वेश्चन करे कि ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक क्या है, तो एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी वैसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका प्रयोग उच्च ज्वर में शरीर का ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वरनाशी कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग का अब दवा में क्या आ गया है, तो दवा में हमारा नाम आया, पहला दवा है एस्पिरिन, दूसरा नाम आया पैरासीटामोल, ठीक है। आप इसको लिखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग का आ गया नंबर केमिकल इन फूड्स, मतलब कि भोजन में रसायन, यानी हम लोग का जो नाम आया है भोजन में रसायन, केमिकल इन फूड्स
यानी भोजन में रसायन। तो क्या आपने देखा है कि भोजन में भी अप्रसायन होता है? तो ऑफकोर्स बिल्कुल, भोजन में भी रसायन होता है, भोजन में भी रसायन होता है। तो आपने देखिए पहला प्रारंभ करते हैं खाद्य संरक्षण में, यानी पहला क्या आता है? खाद्य संरक्षण में। तो आपने एक आध दो नाम अभी बतला दे रहे हैं पहले कि जैसे आप लोग बोली, आपके दिमाग में बना कि केमिकल इन फूड्स में भोजन में रसायन का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो भाई भोजन जो बनता है ना, तो भोजन में भी हम लोग का रसायन का प्रयोग होता है। जैसे भोजन है, भोजन को क्या करते हैं? कलर करते हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ? रासायनिक पदार्थ का। देखिएगा, भोजन को अधिक समय तक रखने के लिए हम रसायन का प्रयोग करते हैं। भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए हम लोग रासायनिक प्रयोग करते हैं। तो हमारे भोजन में भी रसायन का क्या महत्व है, जो हम लोग एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। सामने आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले नंबर खाद्य संरक्षक में, खाद्य संरक्षक में, ठीक है। तो खाद्य संरक्षक में हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर दे रहा है खाद्य संरक्षक। खाद्य संरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के वृद्धि कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। मतलब कोई बोलेगा कि केमिस्ट्री इन फूड, केमिस्ट्री इन फूड यानी भोजन में रसायन का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो यदि हम बात करते हैं कि भोजन में रसायन का प्रयोग कहाँ होता है, तो खाद्य संरक्षण में, यानी भोजन को संरक्षण करने में। तो आपने देखा होगा कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे चीज़ मिला देते हैं कि जो अधिक समय तक क्या करता है, टिक सके। तो हम लोग यहाँ पर भी बोल दे रहे हैं खाद्य संरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। ठीक है, जैसे में दिया है अचार, सांस, ये ऐसे सांस छ होता है। ठीक है, तो ये अचार हो गया। तो इसको अधिक समय तक रखने के लिए, टिकाने के लिए देखिएगा तो जो अचार होता है, साल 2 साल 4 साल 5 साल तक अचार को रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रासायनिक पदार्थ का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग का नाम आता है नंबर 2 में कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक। अब कृत्रिम मधुरक का मतलब क्या होता है? तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। कृत्रिम मधुरक की बात हम लोग करेंगे। तो कृत्रिम मधुरक में मेरा पहला नाम क्या आया है? कृत्रिम मधुरक में मेरा पहला नाम आया है, कृत्रिम मधुरक में मेरा पहला नाम आया है साइक्रिन। इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो अब हम जानेंगे साइक्रिन क्या है। साइक्रिन क्या है? साइक्रिन को साइक्रिन बोलते हैं। तो देखिए साइक्रिन सुक्रोज की तुलना में, साइक्रिन सुक्रोज की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है। यानी साइक्रिन पेपर में पूछा हुआ है कि साइक्रिन क्या है, तो साइक्रिन सुक्रोज की तुलना में 550 गुना क्या होता है? अधिक मीठा होता है। तो पेपर में क्या पूछा हुआ है? साइक्रिन सुक्रोज की तुलना में कितना गुना अधिक मीठा होता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 550 गुना अधिक मीठा होता है। 550 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ और कुछ बढ़ा दे रहे हैं। यह डायबिटीज मधुमेह रोगियों को दिया जाता है। मतलब कि साइक्रिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो मधुमेह रोग है, मधुमेह का मतलब जो गला वाला में रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग बोलते हैं। ठीक है, तो साइक्रिन का प्रयोग हम लोग मधुमेह रोग, जो रोगी को मधुमेह रोग हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं? साइक्रिन का प्रयोग किया जाता है। तो आपने ये जाना कि साइक्रिन भाई क्या है। तो एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, साइक्रिन सुक्रोज की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिनका प्रयोग डायबिटीज यानी मधुमेह रोगियों को इलाज में किया जाता है। ठीक है, अब नंबर आता है स्पायरेटम। अब नंबर आता है क्या? स्पायरेटम। चलिए, तो अब कोई बोलेगा आपसे, अब क्वेश्चन आपसे कोई करता है कि स्पायरेटम क्या है? तो देखिए यह सुक्रोज की तुलना में 150 गुना अधिक मीठा होता है। कितना गुना मीठा होता है? 150 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बोल लेता है
फूड कलर, मतलब नंबर टू में क्या आ गया, फूड कलर। देखिए पहला एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहला में क्या हम लोग का था, पहला में था, थोड़ा सा आप लोग को एक बार और अपडेट कर देते हैं। पहला इसे यहाँ पर था केमिकल इन फूड, केमिकल इन फूड यानी भोजन में रसायन। तो पहला क्या था, खाद्य संरक्षण में, जो मैंने बहुत पहले बताया कि भोजन को अधिक समय तक रखने के लिए क्या देते हैं। अब नंबर टू में हो गया, नंबर टू में हो गया फूड कलर। मैंने आपको कुछ समय पहले भी बताया है कि फूड कलर में भी क्या किया था, फूड कलर में भी हमारे रसायन का प्रयोग किया था। तो देखिए भोजन रंग भोज्य पदार्थों को रुचिकर बनाते हैं, ये प्राकृतिक या संश्लेषित रंजक होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कभी आप लोग बुनिया का प्रयोग किया होगा या लड्डू का प्रयोग किया होगा, तो देखिएगा कि जो बुनिया होता है तो बुनिया को भी कलर किया जाता है, उसमें कलर डाला जाता है, वो तमाम तरह का कलर उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग डाल सकते हैं। या कोई मीठा होता है तो मीठा को भी क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और मीठा को कलर कर करके अब आप क्या कर सकते हैं, उसको तमाम तरह के में बदल सकते हैं। तो कह रहा है कि केमिकल का प्रयोग हम लोग भोजन में भी करते हैं, मतलब किस रूप में, तो फूड कलर के रूप में, मतलब कि भोजन को रंगने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग साबुन और अपमार्जक। तो ये वीडियो का लास्ट वीडियो रहेगा, साबुन और अपमार्जक हम लोग जब पढ़ लेंगे तब उसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी ये इसमें पार्ट 6 तक गया है। तो यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं पढ़ें तो पार्ट 1, 2, 3, 4 करके पढ़ लीजिए और इसको ईमानदारी पूर्वक से शेयर करिए और शेयर कर करके समझिए और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करिए और बोलिए कि संदीप सर अपना एग्ज़ाम अड्डा पर प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोग इसको देखिए, समझिए और अच्छा से अच्छा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।